देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही क्यों लिखा है टॉक्सिसिटी के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर और ज्यादा अमाउंट में भी एब्जॉर्ब हो गए तो उससे टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं होगी। बट अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो डिफिशियंसी है, अगर लो है यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तब तो क्या होगा, प्लांट डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा। ये जो हमने अभी पढ़ा कि अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं या अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो प्लांट उनके लिए डिफिशियंसी सिम्टम शो करेगा। बट अगर इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया देन ये क्या शो करेंगे, ये टॉक्सिसिटी शो करेंगे। ये क्या शो करेंगे, टॉक्सिसिटी शो करेंगे। और यहाँ पे हमें पढ़ना है मेनली, आपके सिलेबस में है एमएन टॉक्सिसिटी। एमएन टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही बैड होता है। क्यों बैड इसको बोलते हैं, क्योंकि एमएन टॉक्सिसिटी अगर है इसका मतलब क्या है कि एमएन का एब्जॉर्प्शन एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। इसमें आप देखोगे कि अगर एमएन ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है तो ये रिडक्शन इन अपटेक ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये मैग्नीशियम और आयरन के साथ compete कर जाता है जिससे इनका अपटेक प्लांट के अंदर नहीं हो पाता है। ठीक, दूसरा ये compete कर रहा है, ये compete कर रहा है किसके साथ, competes with मैग्नीशियम और बाइंडिंग एंजाइम्स, बाइंडिंग एंजाइम्स। ठीक, और तीसरा ये इनहिबिशन करता है, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द शूट एपेक्स, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द शूट एपेक्स। बात समझ में आ गई। तो एमएन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैग्नीज ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया प्लांट के अंदर तो इनकी कमी देखी जाएगी, किसकी, मैग्नीशियम की और आयरन की। और दूसरा ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो लास्ट जब आपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको मूवमेंट्स के बारे में बताए थे कि जो वाटर का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो रहा है, एक जो जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है और दूसरा जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें दो फेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं, एक अगर फर्स्ट और दूसरा सेकंड। इसको हम कह सकते हैं कि पहले और बाद में। तो पहले कैसे एब्जॉर्प्शन होगा और बाद में कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले जो आयंस हैं, ठीक, जो मिनरल आयंस हैं
वो इंटर कहाँ करेंगे? इंटर आउटर स्पेस, बाहर स्पेस में आएंगे, ठीक, जिसमें हम सेल वॉल और इंटर सेलुलर स्पेसेस की बात करते हैं, इंट्रा सेलुलर की नहीं, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, सेल वॉल और इंटर सेलुलर स्पेसेस की बात करेंगे, बाहर ये प्रेजेंट हैं। और ये जो मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये जो मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहेंगे, एपोप्लास्ट मूवमेंट कहेंगे, ठीक, जो कि आपने पढ़ा है कि ये फास्ट होते हैं और साथ ही इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये पैसिव होते हैं। कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। लेकिन पहले जो एब्जॉर्प्शन हुआ आउटर सरफेस पे हुआ, एपोप्लास्ट मूवमेंट के थ्रू हुआ, तेजी से हो रहा है, फास्ट हो रहा है। लेकिन जब ये आउटर स्पेस से इनर स्पेस की तरफ इंटर करेंगे, पहले आउटर में थे फिर अब इनर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आयंस अब इंटर करेंगे कहाँ? इनर स्पेस में। इनर स्पेस में, इनर स्पेस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। और यहाँ पर ये मूवमेंट, यहाँ पे ये मूवमेंट क्या कहलाएगा? सिम्प्लास्ट मूवमेंट। ये यहाँ पे कहलाएगा सिम्प्लास्ट मूवमेंट। जो फास्ट होगा या स्लो होगा? बोलो, ये मूवमेंट कैसा होगा? स्लो होगा। और पैसिव होगा या एक्टिव होगा? ये मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट कहलाएगा, ठीक। और फर्दर इनका ट्रांसलोकेशन जो होगा, ये जो आपने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो आपने इनको किसके थ्रू पढ़ा था? ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू। ट्रांसपिरेशनल पुल की हमने बात करी थी, रूट प्रेशर की जो हमने बात करी थी। तो यहाँ पर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होता है? मेनली वाटर के थ्रू। तो सेम वही पाथवे ये भी फॉलो करेंगे कि पहले आउटर स्पेस में एपोप्लास्ट मूवमेंट, फिर इनर स्पेस में सिम्प्लास्ट मूवमेंट की बात करेंगे। पहले एपोप्लास्ट और फिर हम सिम्प्लास्ट की बात करेंगे। यानी इसमें जब आप देखोगे कि ये जो इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है आयंस का, इनको हम इनफ्लक्स कहते हैं। मेनली क्या कहते हैं? इनफ्लक्स। और अगर बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं? बाहर अगर होगा तो ई फ्लक्स, बाहर अगर होगा तो ई फ्लक्स कहेंगे इसको। बात समझ में आ गई? अब ये जो ट्रांसलोकेशन आपने पढ़ा था, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सारा जाइलम के थ्रू होगा। जब आप फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की बात करोगे तो वो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, लेकिन यहाँ वाटर और मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो वो किसके थ्रू होगा? वो होगा जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? मेनली नाइट्रोजन साइकिल की बात करनी है, और नाइट्रोजन साइकिल के साथ साथ हमें इनका क्या क्या फेजेस हैं, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है, इन सब की बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इसमें आप देखते हो कि हमारे वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज्यादा एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट इसका अपटेक नहीं कर पाता है। प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का
डायरेक्ट अपटेक नहीं कर पाता है। पहले इनका फिक्सेशन होता है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। कैसे भी ये नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद ही प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर पाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को का अपटेक नहीं कर पाता है। तो अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, सिंपल अगर हम देखें कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कन्वर्जन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर। क्या है, अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है conversion of atmospheric nitrogen into अमोनिया के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसकी साइकिल भी आप देखे हो बनी होती है, देख लो। यहाँ पे हम बात करते हैं अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो यहाँ पे साइकिल देखो, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनका फिक्सेशन होगा किसमें, अमोनिया के अंदर। अब ये फिक्सेशन जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है, या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ये NO3 के फॉर्म में होगा, NO3 के फॉर्म में होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। पहले ये अमोनिया NO2 और देन NO3 में कन्वर्ट होगा। पहले NO2 और देन किसमें, पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। अब ये जो यहाँ पर नाइट्रेट बना है, इनका अपटेक कौन करेगा, इनका अपटेक करेंगे प्लांट बायोमास। ठीक, प्लांट बायोमास। फिर प्लांट से ये जाएगा एनिमल बायोमास में, प्लांट से ये जाएगा एनिमल बायोमास में, और फिर दोनों का डिकेइंग होगा, डिकेइंग बायोमास। अब डिकेइंग बायोमास में फर्दर अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा और ये फिर से अमोनिया बनाएंगे। तो ये पूरा साइकिल है जिससे नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो होगा। और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो ये नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो यहाँ पर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्म में प्लांट इनका अपटेक करेगा, इस फॉर्म में प्लांट इनका अपटेक करेगा। बात समझ में आई सभी को, बोलो।
बात समझ में आ गई? अब अगर ये अपटेक हो गए, ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो गए, अपटेक हो गया तो ठीक है। अदरवाइज अगर इनका अपटेक नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पर एक प्रोसेस होगा डीनाइट्रिफिकेशन का, डीनाइट्रिफिकेशन का, और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और जनरली अगर आपको यहीं पे याद रखो कि डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है नीट में कई बार कि ये जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ये किन की वजह से होगा। तो आपको यहाँ पर नाम याद रखने हैं दो जिनसे क्वेश्चन आएगा। एक नाम याद रखना है स्यूडोमोनास, और दूसरा याद रखना है थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास याद हो गया सभी को? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। अब यहाँ पे आपने याद किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइम पर कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होंगे, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होंगे ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आइदर दे आर फ्री लिविंग और इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आइदर दे आर फ्री लिविंग और इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें तो हमारे पास दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये दो नाम हैं। और अगर हम फ्री लिविंग की बात करते हैं, तो आपने वहां पर याद किया था फ्री लिविंग के अंदर ए बी सी के मतलब एजेटोबैक्टर, बीजेरिंकिया और क्लॉस्ट्रीडियम और क्लैप्सीलिया। तो ये सारे कैसे हैं? ये हैं फ्री लिविंग। एक बार देख लो, जब भी हम बात करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें याद रखना है ABCK। A stands for azotobacter, then Beijeringia और क्लॉस्ट्रीडियम और क्लैप्सीलिया। ठीक। और अगर हम सिम्बायोटिक की बात करें तो यहाँ पर राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें फ्री लिविंग की तो यहाँ पर एनाबीना एंड नॉस्टॉक की बात करते हैं। एनाबीना एंड नॉस्टॉक की बात करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा आपको।